हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने 7 तारीख का जो आप लोगों का नीट का टेस्ट हुआ है उसका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो अपने डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये तो कुछ ज़्यादा इजी पेपर था, इसमें आप लोगों का जो सिलेबस था कंप्लीट सिलेबस था 12th से, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपने द एलिमेंट विच डज नॉट शो एलोट्रोपी। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन एलोट्रोपिक नहीं शो करता, ठीक है। अच्छा, अमंग्स द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे होगा, ठीक है, या मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, या नॉर्मली इन्होंने तो सिंपली ये बोला कि बेसिक ऑक्साइड कौन है। तो जो डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स का सीन ये है कि आप जब स्टार्ट करते हो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस से, तो उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो थोड़ा जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और बिस्मिथ का जो ऑक्साइड है वो अल्टीमेटली बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो B2O3 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव डाई बेसिक एसिड, ठीक है। तो आपका जो PCl3 है, ठीक है, PCl3 की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका होगा S3PO3। क्लास का करवाया हुआ एग्जाम्पल, अब यहाँ बार बार क्या ही एक्सप्लेन करूँगा। S3PO3 बनेगा, साथ में HCl बनेगा, ठीक है। और S3PO3 की जो कहानी है वो यही है कि ये डाई बेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं और एक आपका जो है डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ होता है। तो S3PO3 इसका प्रोडक्ट होगा जो डाई बेसिक एसिड है। अच्छा, उसके बाद 49th भी ये कवर्ड रिएक्शन में से है अपना, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपका ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये NCERT के एक पार्ट से है जहाँ पे हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग एग्जांपल देते हुए, इलस्ट्रेशन देते हुए, ठीक है। तो ये तो हम लोग क्लास में बार बार बोलते हैं कि F2 की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ठीक है, F2 लिखा है यहाँ पे मैंने, तो F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर आपका Cl2 आएगा, फिर आपका Br2 आएगा, और सबसे बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में आपका I2 आएगा। तो ये जो F2 है, ये F2 तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए वाटर को कंप्लीटली ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आयोडीन की जब वाटर के साथ जो रिएक्शन ये दिखाई गई है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हाँ, इसका रिवर्स केस जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप HI के सॉल्यूशन में से ऑक्सीजन गैस पास करते हो तो I2 गैस जरूर लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 भी क्लियर कट NCERT की अलग अलग लाइन से उठा के बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो नेचुरल अबंडेंस ऑफ नोबल गैस NCERT में क्लियर डाटा दिया हुआ है कि ये 1% के अबाउट है, और इस 1% में भी मोस्ट पार्ट जो है वो आपका आर्गन का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नोबल गैस हैज़ हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो तुम्हें पता ही है कि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, इसके बाद बोला गया प्रिपरेशन ऑफ XCF2 जो है वो जिनोन को और F2 को यहाँ पे एक्सेस बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 को एक्सेस नहीं लेना होता, ठीक है। एक्सेस लेने से तो आपका XCF6 बन जाएगा। NCERT में अलग अलग रेशियो डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, 1:3, 1:5, 1:20 रेशियो अलग अलग ये फ्लोराइड्स बनाने के लिए। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल 3 XCF2, XCF4, XCF6, ठीक है। तीनों का अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस की बात करते हो तो ये भी आपके क्लास में कवर किया गया एग्जाम्पल है, ठीक है। XCF2 की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो XCF2 की हाइड्रोलिसिस में जरूर जिनोन बनता है, प्लस आपका HF बनता है, प्लस वाटर बनता है HF बनता है, प्लस ये ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। वाटर बोल गया मैं, ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। और XCF4 की जब हाइड्रोलिसिस होती है, एक्चुअली ये 2 एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपके इसके हाइड्रोलिसिस के दौरान Xc बनेगा, XCO3 बनेगा, ठीक है, O2 बनेगा, HF बनेगा। इसके बाद जो आपका XCF6 है, हालांकि इसकी स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होती है, बीच में अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हुए हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता। इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो XCO3 प्लस HF होगा, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ आपका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो XCO3 है, जिनोन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जिनोन नहीं बनेगा XCF6 के केस में, ठीक है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी क्लास का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्लास में मैंने बताया हुआ है कैटालिसिस को कहीं भी डील करते हुए, ठीक है। तो KMnO4 जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आपका जब KMnO4 आप लेते हो तो ये ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, ठीक है, और साथ में बनाता है Mn+2, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ स्लो होने की बजाय टाइम के साथ रिएक्शन का रेट बढ़ता है। जनरली तो क्या होता है कि कोई रिएक्शन टाइम के साथ स्लो होती है, ये जो रिएक्शन है इसके साथ उल्टा है, ये टाइम के साथ इसका रिएक्शन रेट बढ़ता है। और इसके बढ़ने का कारण ये होता है कि ये जो Mn+2 है ये इस रिएक्शन का ऑटो कैटलिस्ट है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है। तो ऑटो कैटलिस्ट होने की वजह से इस रिएक्शन रेट को जैसे जैसे Mn+2 बढ़ेगा उसकी कैटलिस्ट की अमाउंट बढ़ेगी, ये रिएक्शन रेट को भी बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन हैज क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड, तो सबको डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर पता है, उसमें बीच में क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, उसमें जो क्रोमियम है उसके अबाउट जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल भी होती है। चलो मैं स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O O- और बीच में आपका ये वाला लिंकेज भी है जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम के अबाउट जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, N2Cr2O7 इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्री, ठीक है। तो एक्चुअली ये जहाँ भी D ब्लॉक F ब्लॉक मैंने पढ़ाया है जिस बैचेज में, वहाँ पे मैंने बार बार बताया है, ठीक है, कि KMnO4 भी आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट नहीं है। उसके लिए भी कारण बताया मैं। K2Cr2O7 आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है, Na2Cr2O7 भी प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट नहीं है, ठीक है। और ये क्यों नहीं है प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट? क्योंकि ये जो है वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है, ठीक है। और इसकी वजह से इसकी जो आप सॉल्यूशन जो तैयार करके रखोगे धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है, और कंसंट्रेशन में जिसमें भी चेंज आता है टाइम के साथ वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट नहीं हो सकता, ठीक है। K2Cr2O7 आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेंट जरूर है, इवन KMnO4 भी नहीं है। ये क्लास में जहाँ जब भी है उसको डील किया हुआ है हमने, ठीक है। और अगर आपको इस थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आइडिया नहीं था प्राइमरी है या नहीं है, तो आप बाकी तीनों स्टेटमेंट देखते जो कि अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो N2Cr2O7 है इट इज मोर सोल्यूबल देन K2Cr2O7, ये NCERT की डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग Na2Cr2O7 जो बनता है उसमें हम HCl डाल के बाद में इसको K2Cr2O7 को प्रेसिपिटेट करवाते हैं, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी कम है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इसकी करेक्ट स्टेटमेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट का अगर आपको आइडिया नहीं भी था तो भी वही एक स्टेटमेंट बचती थी जो आंसर हो सकता था। उसके बाद 53 क्वेश्चन मैं क्लास में बार बार बोलता ही हूँ कि आपको लेंथेनाइट सीरीज का जो ऑर्डर है वो आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। और उस सीरीज के करस्पॉन्डिंगली लगातार जो साइज है +3 कैटायन का वो लगातार घटता है, ठीक है। तो साइज लगातार घटता है तो ऑब्वियस बात है जो लेंथेनाइट सीरीज अपनी है, ठीक है। लेंथेनम को अगर छोड़ें उसके बाद क्या है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है। तो आप लोग देख लो, सबसे पहले बात आती है लेंथेनम की। तो लेंथेनम का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लेंथेनम से छोटा होगा सीरियम +3। अच्छा, सीरियम +3 से छोटा होगा आपका ये PM, ये वाला प्रोसोडाइनियम, ये छोटा होगा, और इससे छोटा होगा आपका YB, ठीक है। तो क्योंकि ये वही है, इस सीरीज में ये पढ़ रहे हैं, और अलोंग द सीरीज, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इस ऑर्डर में आपका साइज जो है डिक्रीज करेगा। लेंथेनम वाले का साइज सबसे बड़ा, फिर सीरियम का, फिर PM का, फिर आपका YB का। उसके बाद 54th जो है वो क्लास के करवाए गए एग्जाम्पल में से है क्लियरली, ठीक है। आपका ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपका सिस, हाँ भाई, तो
54th एग्जाम्पल जो है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला, ठीक है, ये आपका MA4B2 टाइप केस है, जो कि आपका सिस और ट्रांस दो टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हाँ भाई, तो ये सिस और ट्रांस दो टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ना तो इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए इसका सिस फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्लास के करवाए हुए टॉपिक से डील कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। इसके सिस फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, इसके ट्रांसफॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, जबकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ये दो चीज़ें एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो आप ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपका है MAA2B2 टाइप का केस है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इसमें भी सिस और ट्रांस दो फॉर्म होगी, ठीक है, लेकिन सिस फॉर्म जो होगी उसमें तो हाँ भाई, इसका जो सिस फॉर्म है, उस सिस फॉर्म में तो ऑप्टिकली इन एक्टिव होगा सिस फॉर्म, क्योंकि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, लेकिन इसका जो ट्रांसफॉर्म ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका ट्रांसफॉर्म जो होता है, इसके ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, ये जो सिस फॉर्म है इस कंपाउंड का, इस फॉर्म का, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। एक टेबल बनवाई थी, वो डायरेक्ट टेबल ही आपको ध्यान रख के जानी होती है, बार बार यहाँ हर एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ये आपका MAA होल थ्राइस टाइप का केस है, ठीक है। और MAA होल थ्राइस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जरूर है, ठीक है। तो इसका ये थर्ड पार्ट और इसका ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी पूछा ही है हमसे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। उसके बाद प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ये कंपाउंड है, ठीक है, और 4 कोऑर्डिनेशन का ये जो कंपाउंड है, ये आपका सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि प्लेटिनम के जितने भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड होते हैं प्लेटिनम +2 के, वो सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर कोई भी कॉम्प्लेक्स है विद फॉर्मूला MA2B2 वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि ऑप्शन में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऊपर बोल दिया कि ये कंपाउंड जिस टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सेम नेचर ऑफ आइसोमेरिज्म और कौन शो करेगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो आपको इनमें से भी सिलेक्ट करना था कौन ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। ये भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये जो है भाई साहब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस पॉइंट से। स्क्वायर प्लेनर होने के नाते MA2B2 स्क्वायर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल होने की वजह से MA2B2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। कोबाल्ट वाले केस में क्या है कि पेयरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन प्लेटिनम क्या है कि 5D सीरीज का है, और 5D सीरीज में मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि इवन वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी पेयरिंग हो जाती है, और अंदर वाला जो d ऑर्बिटल वगैरह होता है वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अभी मैंने बोला था MAA होल थ्राइस टाइप का जो कंपाउंड होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं शो करेगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, ये आपका सिस और ट्रांस ये दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा, आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 लिगेंड एक जैसे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, निकल जो है वो यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड X- के साथ एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल जो निकल के अलग अलग साइनाइड, क्लोराइड, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मैं 3 जो कॉम्प्लेक्स हैं और प्लेटिनम वाला जो है, इन चारों को बार बार क्लास में बोला हूँ कि ये आप लोग याद करके जाओगे ही जाओगे, ये वहाँ पे निकालना भी ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि निकल वाला जो है निकल +2 का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, तो निकल के +2 में जो D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं D में, ठीक है,
और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली बात है इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, और पेयरिंग नहीं हो रही है इसका क्लियर कट मतलब है कि ये जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। और अगर इसके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, क्योंकि DsP2 अगर होती तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होता और इसकी नेचर डायमैग्नेटिक हो जाती है, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक है, इसलिए यहाँ पे आप ये देखो कि इसका एक S और 3 p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कर रहा है, ठीक है। और sp3 कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर अगर इसका मेंटेन रखना है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसके बाद 2 n-पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है नंबर ऑफ n-पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो 2 n-पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये IUPAC नेमिंग का एक इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के लिगेंड यूज हुए हैं, ठीक है। एक वैसे इसको नाइट्रो बोला जा सकता है या फिर नाइट्राइटो ओ बोलना पड़ेगा, नाइट्राइटो लगा के डैश लगा के ओ लगाना पड़ेगा, नाइट्राइटो ओ। और ये तो आपका अमाइन है ही है, और क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ये 5 होने की वजह से इसको आप पेंटा अमाइन, फिर आप नाइट्राइटो एन, ओ बोल गया था मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है। नाइट्राइटो ओ नहीं नाइट्राइटो एन बोलना था अपने को, ठीक है। तो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन हो जाएगा और साथ में आपका कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा क्लियरली। अगर यही कंपाउंड ये जो लिगेंड है अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होता तो हम इसको नाइट्राइटो ओ बोलते, अभी क्योंकि नाइट्रोजन एन से जुड़ रहा है इसलिए हम इसको नाइट्राइटो एन लिखेंगे। चलो इसका आंसर आपका 4th आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बोला गया है, ठीक है, कि एक सॉल्ट है जिसमें H2SO4 डाला गया है और एक गैस रिलीज हो रही है, और ये जो गैस है ये लाइम वाटर के साथ टर्बिडिटी दे रही है, और प्रोलॉन्ग पासिंग करने पे मतलब एक्सेस ऑफ द गैस पास करने पे ये टर्बिडिटी गायब भी हो जा रही है, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्लास में बार बार डिस्कस किए हुए एग्जाम्पल में से है। ऐसा काम 2 लोग करते हैं, या तो CO2 गैस करता है या SO2 गैस करता है, ठीक है। SO2 अगर गैस लिबरेट हो रही होती तो वो सल्फाइड आयन से लिबरेट हो रही होती, और CO2 लिबरेट होगी तो वो कार्बोनेट आयन से लिबरेट होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सल्फाइड है जो ऑप्शन ही नहीं है तो आपके पास बचता ऑप्शन है कार्बोनेट, ठीक है। CO2 भी यही सेम काम करता है, SO2 भी यही काम करता है। CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कलर देता है पहले, ठीक है, मिल्कीनेस आएगी, बाद में वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। सेम कहानी CO2 SO2 के साथ भी है, ठीक है। तो CO2 और SO2 में ऐसा क्यों होता है, पहले जब आप लाइम वाटर से CO2 पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और एक्सेस CO2 पास करते हो तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक वाला जो टॉपिक है, इसमें मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है सारे के सारे जितने भी सल्फाइड हैं, ठीक है, उनके कई सारे जो अलग अलग मेटल सल्फाइड हैं उनका कलर याद करके जरूर जाना। सल्फाइड के कलर से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन जेईई एडवांस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं, और ये तो आपके पार्ट में तो नया नया एडिट पार्ट है, टॉपिक है, तो इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सल्फाइड के कलर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो बोला गया ब्लैक सल्फाइड इज नॉट फॉर्म्ड बाई, ठीक है। तो आपका जिंक का जो सल्फाइड होता है ZnS, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक और यही पूछा ही गया है कि कौन इसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है। उसके बाद ये 60 नंबर क्वेश्चन मैंने हर एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ जहाँ जहाँ क्लास ली है, ठीक है। Na2S जो होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले पार्ट में नहीं डिस्कस किया है या किसी के और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में डिस्कस किया है, ये दोनों जगह हैं। ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, सल्फर का जो डिटेक्शन करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, तो उसको में जब सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करते हो तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड का जो सल्फर है वो पहले Na2S में ही कन्वर्ट होता है, और इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा हर एक मतलब बैच में डिस्कस किया हुआ टॉपिक है, और नहीं तो कम से कम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ही डिस्कस किया होता है, ठीक है। और इसके साथ जब आप इसको ट्रीट करते हो तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका फॉर्मूला Na4FeCN5NOS है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो आपका ये पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो जो पर्पल कलर आने का जो कारण है वो आपका ये 3rd ऑप्शन है, ठीक है, इसकी वजह से आपका पर्पल कलर आता है कंपाउंड में। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर जो 61 है, ठीक है, ये जो आपका एक्स्ट्रा टॉपिक जो एडिड है उसी से मान सकते हो इसको। इसमें फिर आपको ऑक्जेलिक एसिड को ट्रीट करने को बोला गया है KMnO4 के साथ, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कह दो या ऑक्जेलेट आयन जो है तुम्हारा, चलो मैं ऑक्जेलिक एसिड ही लिख दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। हाँ भाई, तो जब तुम ऑक्जेलिक एसिड लेते हो H2C2O4 और उसको जब KMnO4 से ट्रीट करते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसके साथ ट्रीट करते हो तो एक तो आपका CO2 बनता है, दूसरा आपका MnSO4 बनता है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में इसको लेके मैंने बताया था कि Mn+2 जो यहाँ बनता है वो इसके लिए ऑटो कैटलिस्ट का काम भी करता है, जो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेटमेंट है पढ़ लेते हैं। पहले तो बोला गया पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो एक जनरल पॉइंट है जो सबको पता है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, ठीक है। दूसरा बोला गया है द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो आपका वही है MnO4 माइनस जब एसिडिक मीडियम में किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद Mn+2 में रिड्यूस होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला गया द एसिड यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो हम यहाँ लिखे भी हैं, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में बोला गया है कि इसमें इस रिएक्शन में जैसे हम लोगों ने H2SO4 यूज़ किया, इसके बदले में क्या HNO3 यूज़ कर सकते थे, तो HNO3 या HCl ये दोनों एसिड हम यूज़ नहीं कर सकते, और इसका रीज़न भी मैंने क्लास वगैरह में बताया हुआ है। HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा। जो काम KMnO4 को करना चाहिए था वो काम ये HNO3 खुद करने लगेगा, ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने लगेगा, ठीक है। दूसरी तरफ HCl भी यूज़ नहीं कर सकते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी यूज़ नहीं कर सकते। वो इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि KMnO4 की एटलीस्ट इतनी औकात है एज ए ऑक्सीडाइजिंग पावर कि ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ये आपके पी ब्लॉक की रिएक्शन भी है HCl से Cl2 बनाने की, KMnO4 से रिएक्ट करा के, तो KMnO4 जो है वो HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मतलब ये जो दोनों एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड या HCl, ये दोनों इस रिएक्शन में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इन टाइप के एसिड को हम यूज़ नहीं करते, और इसी वजह से हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करने का एक स्कोप बचता है अपने पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया है MnO4 माइनस इज रिड्यूस टू Mn+2, सही है। ऑक्जेलेट आयन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, ये भी सही है। और जब ऑक्जेलेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्जेलेट जो है वो CO2 में जा रहा है, तो ऑक्जेलेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की जो कि +3 है, और CO2 में जाने पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, तो ऑब्वियसली बात है +3 से +4 जा रहा है, मतलब आपका PQRST ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा 61 का। उसके बाद मेटल विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो वही है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन प्रेजेंट होता है, और अभी हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक जगह यूज़ किए थे, वही पर्पल कलर वाले एग्जाम्पल में, उसमें भी आपका जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4th। अच्छा, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो ये आपके क्लास में करवाया गया एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे नाइट्रोजन डोनर हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये ग्वेनेडीन कहलाता है, और ग्वेनेडीन जो होता है, एक तो ये लिखने में, हाँ भाई, ग्वेनेडीन जो होता है आपका, ये ग्वेनेडीन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होने का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एटलीस्ट ये जितने भी अमाइंस टाइप के बेस हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसका कारण बता दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड NH और NH2 है, ठीक है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते थे यहाँ पे। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का यहाँ लोन पेयर है या यहाँ लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये +R इफेक्ट लगाते हुए, ठीक है, इसके ऊपर इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो इस ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर इसके ऊपर प्लस आर इफेक्ट लगाते हुए रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। और इसका नतीजा क्या होगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा, इससे इस तरफ से भी बढ़ेगा, इस तरफ से भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें इन तीनों नाइट्रोजन में अगर सबसे मोर बेसिक पार्ट पूछा जाए, मोर बेसिक एंड कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन इससे बनने वाला जो कंजुगेट एसिड होगा उससे रिलेट करके देते हैं। अब मान लो इसको मैंने H+ से ट्रीट कर दिया, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, ठीक है। और नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा यहाँ पे, तो ये NH2+ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि नाइट्रोजन ये जो बना है कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये कंजुगेट एसिड या कंजुगेट कैटाइन जो बना है इसका, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी 3 इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। एक बार जब आप यहाँ से इस पे रेजोनेंस कराओगे तो सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। सेम आप इस एंड से रेजोनेंस कराओगे तो फिर वहाँ से भी उसी के जैसा सेम टू सेम मतलब एनर्जी का सेम टू सेम स्ट्रक्चर एक और बन जाएगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। और जब इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे रेजोनेंस काफ़ी इफेक्टिव है, जिसका मतलब है कि उसमें स्टेबिलिटी अच्छी खासी है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कैटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये आसानी से बनता है, और बनता है इसलिए इन सारे पॉइंट्स को मिला जुला के अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि D जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है ये एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगी, ठीक है, यहाँ मैं इसको अगर फैला के लिखूँ थोड़ा सा इसी चीज़ को, ठीक है, चार CH2 ग्रुप थे आपके पास, ठीक है, फिर आपका ये डबल बॉन्ड O था और एक आपका CH3 था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के दौरान 2 जगह से कार्बन आयन बना के अटैक हो सकता था, ठीक है। एक इस पोजीशन पे कार्बन आयन बनाए होते हैं हम लोग, ठीक है, और इस पे बना के इस पे अटैक कराते, लेकिन इससे क्या होता कि 7 मेंबर की रिंग बनती। भाग गया यार, हाँ भाई, अगर इस पे अटैक करवाए होते तो यहाँ पे आपकी 7 मेंबर की रिंग बनी होती, ठीक है, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं। 7 मेंबर की रिंग में उतनी खास स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर अटैक वगैरह हम लोग अक्सर जो है 5 या 6 मेंबर तक लेके चलते हैं। 7 मेंबर तक इंट्रामोलिकुलर अटैक को हम जनरली अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड ही करते हैं। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस हो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका CH2 है इस पे अगर माइनस चार्ज लाएं और इससे इस पे अटैक कराएं तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास, 7 मेंबर की रिंग बनने का और 5 मेंबर की रिंग बनने का। तो ऑब्वियस बात है इसमें 5 मेंबर वाला जो रिंग है वो बनेगा, ठीक है। और 5 मेंबर वाला जब रिंग बनेगा तो इस पे जब माइनस लाओगे आप, ठीक है, बेस पहले इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे माइनस आएगा, ये वाले माइनस से जब इस पे अटैक होगा तो ये 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। और वो जो रिंग बनेगी, ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ 5 मेंबर की रिंग है तो पहले मैं 5 मेंबर ही दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अब ये वाला जो कार्बन है क्योंकि वो इस पे अटैक किया है तो इस वाले कार्बन का जो O है वो OH में चला जाएगा, ठीक है। और इस वाले पोजीशन पे आपका CH3 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका CHO रहेगा, CHO रहेगा, ये इस पे अटैक किया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने और ध्यान नहीं दिया यार, एक अटैक और पॉसिबल था यहाँ पे, ठीक है। एक अटैक और पॉसिबल था, ठीक है, वो यहाँ से था, इस पे माइनस लाते हैं, ठीक है, और इस एक ये अटैक तो पॉसिबल था ही था, ठीक है। एक अटैक और पॉसिबल था कि इस पे माइनस लाते और इस पे माइनस ला के इसके ऊपर अटैक कराते। और क्योंकि ये वाला ये जो एल्डिहाइड है ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, लेस इंडेड है, ठीक है। लेस इंडेड पार्ट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो ज़्यादा आसानी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्बन पे माइनस लाओगे इस कार्बन पे और इसके ऊपर अटैक कराओगे, जैसे आप इस एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पे माइनस ला के यहाँ पे CHO पे अटैक करवा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करवा रहे थे,
ठीक है। सिमिलरली आप इस अल्फा कार्बन पे माइनस लाके इस पे भी अटैक करवा सकते थे, जिससे आपका 5 मेंबर का रिंग बनता, ठीक है। ये जो अटैक था वो इस वाले माइनस के करस्पॉन्डिंग था, यहाँ वाले माइनस के करस्पॉन्डिंग जो अटैक होगा, ठीक है, और उससे जो 5 मेंबर की रिंग बनेगी वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये उस कार्बन पे अटैक करने गया है, ठीक है, तो उस कार्बन पे अटैक करने गया है तो उसके ऊपर तो आएगा OH, ठीक है, और यहाँ आपका आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो एल्डोल के साथ साथ फिर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो A आंसर बनेगा मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में। हाँ भाई, उसके बाद देखो ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ये जो 3 रिएक्शन है, जो आप CuCl यूज करते हो, CuBr यूज करते हो, या CuCN KCN यूज करते हो, ये जो 3 रिएक्शन है ये सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और ये जो आपका इसमें बोला है कौन सा एग्जाम्पल सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका एग्जाम्पल ये जो C ऑप्शन है ये सेंडमेयर रिएक्शन में नहीं आता है, इसमें आप KI के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। जबकि CuX के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, X के अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड और इधर आपका साइनाइड आ जाता है, तो CuX के साथ जब ट्रीट करते हो तो ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन में आता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 66 में सबसे पहले Br2 से रिएक्ट कराया गया इस कंपाउंड को, और Br2 से अटैक करने से क्या होगा कि इसका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कार्बन पे जब ब्रोमीन आ जाएगा तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये PH है, फिर यहाँ CH CH2 और Br लग जाएगा यहाँ पे। हाँ भाई, उसके बाद इसमें NaNH2 एक्सेस से ट्रीट करवाया गया है। NaNH2 जो है ये डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। आपका एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक NaOH वगैरह के साथ साथ ये जो NaNH2 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इवन एल्कोलिक KOH से ज़्यादा अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करेगा, इस H और इस Br को बाहर निकाल देगा, इस H और इस Br को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ P फिर ये PH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन बनाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे NaNH2 को एक्सेस में लिया हुआ है, और एक्सेस में लेने से क्या हो रहा है कि जो NH2 माइनस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन, इसे एसिडिक हाइड्रोजन को भी कार्बोनाइन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ P ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बनेगा यहाँ पे। ये जो है ये इस H को हटा देगा, एसिडिक H को, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोनाइन बनेगा, ये कार्बोनाइन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये भाई साहब जो है CH3I पे अटैक करेगा। ये रिएक्शन आपके ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली यूज होती है लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए। जब लोअर एल्काइन के पास टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन में जब एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसका यूज करके पहले उस पर कार्बोनाइन बनाया जाता है, और फिर उसको एल्काइल हैलाइड पे अटैक करवा के लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन जाएगा, ठीक है। ये जो रिएजेंट यहाँ दिया हुआ है इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये बर्च रिडक्शन है, ठीक है। और बर्च रिडक्शन जो है वो आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अल्काइन को एल्कीन में बदलता है। एल्कीन में बदलने वाले 2 रिएजेंट होते हैं, एक आपका बर्च रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और एक आपका लिंडर्स कैटलिस्ट। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लिंडर्स आपका सिस प्रोडक्ट देता है, और ये बर्च रिडक्शन जो है वो आपका ट्रांस प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ट्रांस वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर होगा, और ट्रांस प्रोडक्ट का है यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस पोजीशन पे है, ठीक है। तो एल्कीन बनेगा और ट्रांस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा 66 का। ये 67 आपका एक नॉर्मल एसिड बेस स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास में कवर होता ही है। ये जो आपका COH है उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है, ठीक है, फिर COH है, इसके मेटा पोजीशन पे OH लगा है, ये COH है, ठीक है, इसके पैरा पोजीशन पे OH लगा है, ठीक है, और नॉर्मल बेंजोइक एसिड भी है, COH है, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो -I इफेक्ट लगाता है, और -I इफेक्ट लगाने की वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है
वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ रहते हुए ये जो OH है ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है, ठीक है, और प्लस पैरा पोजीशन से और ऑर्थो पोजीशन से प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो इसका जो प्लस आर इफेक्ट है पैरा पोजीशन से ऑपरेट होगा, मेटा से होगा नहीं, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो पैरा वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेंजोइक एसिड से कम होगी। तो पैरा वाला बेंजोइक से कम होगा, मेटा वाला बेंजोइक से ज़्यादा होगा। लेकिन आपका ये जो सबसे पहला केस है ये एक अलग और स्पेशल केस है, ऑर्थो इफेक्ट के नाम से पढ़ते भी हो आप लोग, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ाया जाता है कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का एक कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब इसका H हट जाएगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला H हट जाने की वजह से ये क्लास का एग्जाम्पल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरीके से ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके एनाइन में, और इसके एनाइन में होने वाली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके एनाइन को स्टेबलाइज करती है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। हाँ भाई, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड, फिर पैरा वाला सबसे कम होगा, क्योंकि पैरा वाले में कोई ऑर्थो इफेक्ट वगैरह काम नहीं कर रहा, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, माइनस आई, ये प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप है और उसके बाद आगे कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप है मायने नहीं रखता, ठीक है, कितने कार्बन का कितना ही बड़ा एल्काइल ग्रुप है, अगर आप उसको KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में हीट करते हो, ठीक है, तो उसका ये सारा R वाला जो पार्ट है वो गायब हो जाता है और ये जो कार्बन है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो क्योंकि बेसिक मीडियम है तो आपको CO- दिखाना पड़ेगा, उसी वजह से आगे फिर इसमें H+ दिखाया गया कि बाद में एसिड मिला दिया, ठीक है। तो आपका ये जो PHCOOH, ठीक है, बेंजोइक एसिड इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। सीधा सा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि अपने को ये कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बनाने में हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, जैसे बेंजीन दे दिया, ठीक है, बेंजीन दे दिया एक तरफ और दूसरी तरफ 2 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड दे दिया, ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड दे दिया, मतलब यहाँ पे आपका NO2 भी है और यहाँ पे तुम्हारा COCl भी है, Cl है, सॉरी, ये हाँ भाई COCl है, ठीक है। तो अगर मैं AlCl3 के थ्रू इस पे AlCl3 यूज़ करता हूँ 2 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड लेते हुए, ठीक है, तो अच्छा बेंजाइल क्लोराइड है, सॉरी मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, दिया था बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में यही डिफरेंस है, वहाँ बेंजाइल बोला हुआ है, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा आपका, तो बेंजाइल क्लोराइड अगर आप लोगे CH2Cl, ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O के करस्पॉन्डिंग तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि एक तरफ आप बेंजोइल क्लोराइड लियो, दूसरी तरफ आप नाइट्रोबेंजीन लियो, और नाइट्रोबेंजीन अगर ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जब इस बेंजोइल क्लोराइड से, ठीक है, आपका ये जो नाइट्रोबेंजीन पे जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल बन के वो मेटा पोजीशन पे होगा, जबकि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्थो पोजीशन पे देख रहे हो, NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब NO2 को लेते हुए तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा के करस्पॉन्डिंग बनता, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे हमने डायरेक्ट फोर्थ पे आ जाते हैं, बेंजीन है और 2 नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, तो ये सही है, ये एक बेंजीन ले लो, ठीक है, दूसरी तरफ 2 नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, तो ये 2 NO2 हो गया, यहाँ COCl हो गया, ठीक है, और AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा बेंजीन पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ये डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और डबल बॉन्ड O जो ये ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड O के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका जो है वो फाइनली बन जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो 4th होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये मैं कोई 1-2 दिन पहले मैं भी एक पेपर और डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने बोला था, और एनसीईआरटी का एक वो सीधा से एग्जाम्पल भी है, ठीक है। जब आप क्लोरोबेंजीन के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हो हेलोजन ग्रुप का, ठीक है, तो उस पे जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए जो माइनस चार्ज को कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में प्लस आता है बेंजीनिंग पे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में माइनस आता है बेंजीन पे, ठीक है। तो आप क्लोरीन को अगर किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो उसके लिए वहाँ पे माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप होना चाहिए। सीधे शब्दों में बोलूँ जो मैं बोलता रहता हूँ, दानव टाइप ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दानव टाइप ग्रुप। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे इस रिएक्शन रेट को हाईएस्ट चाहते हो तो ये एक्स और वाई जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, जो कि आपका 3rd ऑप्शन में है। एक्स भी NO2 कर लिया गया, वाई को भी NO2 कर दिया गया, यानी दोनों के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास, ठीक है। उसके बाद 71, जब आप एसिटिक एसिड को रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन से रिएक्ट कराओगे तो ये आपका HBZ रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें HBZ रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इस पहले के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ भाई, पहले के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगता है HBZ रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब जब NaCN से ट्रीट कराओगे, ठीक है, तो NaCN से ट्रीट कराने पे ये जो आपका ब्रोमीन है इसके ऊपर CN आ जाएगा, ठीक है। CN के बाद जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने से ये जो CN ग्रुप है ये COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो A होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना हो तो कमेंट में जवाब दे देना, या जैसे ही जवाब दे रहा हूँ मेरे को जवाब दे देना, ठीक है। अगर इसमें एक चौथा ऑप्शन और जोड़ देता मैं हीटिंग का सिंबल देते हुए, ठीक है, तो अगर यहाँ सिंपली मैं इतना लिख देता कि इसको इस कंपाउंड को हीट किया जा रहा है, ठीक है, तो हीट का सिंबल दे दे रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताना मेरे को, ठीक है। 71 में, ठीक है, अगर इसका एक चौथा ऑप्शन और रहता हीटिंग के करस्पॉन्डिंग तो क्या आंसर बनता, बाकी अभी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट आंसर होगा आपका। अच्छा, 72 में आपका ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सीधे सीधे सुक्रोज के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये A वाला कार्बन और इस फ्रुक्टोज का ये B वाला कार्बन, ये दोनों जो है आपके एनोमेरिक कार्बन है, क्लास में करवाई हुई चीज़ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसमें। 73 में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज़ कर रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एसिटिक एसिड को पहले अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है, अल्कोहल में बदलेगा, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा CH3CH2OH होगा, CH3CH2OH होगा यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल होगा। फिर आपका ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में ये वाला जो पार्ट है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा HCOO माइनस में, ठीक है, और ये जो CH3 वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, आइडोफॉर्म में, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। और आइडोफॉर्म के साथ क्या होता है कि आइडोफॉर्म को जब सिल्वर के साथ हीट किया जाता है, ठीक है, तो 2 आइडोफॉर्म जो होते हैं, ठीक है, उसका AgI की फॉर्म में दोनों तरफ से ये जो आयोडीन है 6 के 6 आयोडीन ये रिमूव हो जाएंगे और इसमें आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है, यानी एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही है कि उसको क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट करके इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम प्रोपेन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी देख लो CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है एक प्रोडक्ट आपका ये हो सकता था, पहले मैं जेमिनल टाइप के बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन लग गए होते, हाँ भाई, तो 2 क्लोरीन लग गए होते, ये जेमिनल वाला बन गया होता, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे भी लग सकते थे, ठीक है, यहाँ और यहाँ भी लग सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो दोनों क्लोरीन है सेम कार्बन पे लगने की बजाय अलग अलग कार्बन पे अगर लगाते, ठीक है, तो अलग अलग पे लगाते तब भी अपने पास 2 ऑप्शन थे, या तो 1 और 2 पोजीशन पे लगता,
ठीक है। और 1 एंड 2 के बजाय अगर अलग दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट देखें तो 1 एंड 3 वाला भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल आपके पास 4 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है विच फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बारे में सोचना है। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कार्बन पे जितना पार्शियल प्लस चार्ज होगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ज़्यादा फिजिबल होगा, ठीक है। तो और इस पे पार्शियल प्लस चार्ज कौन बढ़ाएगा? जो भी आपका दानव ग्रुप है, जो भी स्ट्रॉन्ग -I-R लगाने वाला ग्रुप है। तो -I-R लगाने वाला जो ग्रुप होगा वो इसके ऊपर कार्बन पे जो है प्लस चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, या इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उसको ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका R वाला पार्ट है इसमें नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे, जो कि -R लगाएगा और -R इफेक्ट इस पे इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा कार्बन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा इजीली होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ। तो एक में आपका CHO था केवल P वाले ऑप्शन में, ठीक है। Q वाले ऑप्शन में क्या है आपका एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। और R वाले ऑप्शन में आपका है तो बेंजल्डिहाइड ही, ठीक है, लेकिन उसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप बैठा हुआ है। और बेंजोफिनोन का मतलब होता है ये आपका बेंजीन ही है, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से बेंजीन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो पार्ट होगा इसमें ये नाइट्रो वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मल एल्डिहाइड होगा, ठीक है। CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट से जो प्लस चार्ज डेंसिटी है उसको कम करेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाते हुए, प्लस स्टेरिक फैक्टर भी लगाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे दोनों तरफ बेंजीन है तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर भी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर के साथ साथ इसका प्लस आर इफेक्ट के इक्विवेलेंट इफेक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव -R इफेक्ट लगाने वाला है, फिर आपका बेंजल्डिहाइड है, फिर आपका एसीटोफिनोन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका बेंजोफिनोन है, ठीक है। उसके बाद 76 में विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन, तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये NCERT से आप डायरेक्ट देख ही सकते हो और आप तो बायो के स्टूडेंट हो, ज़्यादा जानते हो, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन है। तो अपना यहाँ टॉपिक कवर हो जाता है। चलो बाकी पार्ट जो है वो फिजिकल वाला साइड डिस्कस करेंगे। बाय।